Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12th biology that is human reproduction. आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो होगा जिसको हम डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था, रिप्रोडक्टिव साइकिल टॉपिक शुरू किया था मैंने और हार्मोनल कंट्रोल भी बता दिया था आपको. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा उसको पीछे से रिवीजन देने की कोशिश करूं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैमेलिया क्लास दो तरह के साइकिल्स को, दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को शो करता है. एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ईस्ट्रस साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्राइमेट्स कहा जाता है. उस दिन मैंने प्राइमेट्स का एग्जाम्पल नहीं दिया था, मैं आज आपको प्राइमेट्स का एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे कि ह्यूमन, मंकीज, एप्स, ये सब प्राइमेट्स हैं. ठीक है, और अगर मैं बात करूं ईस्ट्रस साइकिल की तो ईस्ट्रस साइकिल को शो करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको नॉन प्राइमेट्स कहा जाता है. और नॉन प्राइमेट्स में एग्जाम्पल हो जाएगा कैट, डॉग, कैटल्स, ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. क्लियर है? चलो, फिर मैंने आपको काफी कुछ चीजें बताई थी. मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है. आपसे कहा था मैंने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो शट ऑफ होकर के बाहर नहीं आता बल्कि बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर जाती है. इसके अलावा हीट पीरियड होता है, ईस्ट्रस साइकिल जो शो करती है फीमेल्स उनके भीतर. हमारे भीतर हीट पीरियड जैसा कोई भी चीज नहीं होता. हम लोग कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हैं. ठीक है, हम पूरे जब चाहे जिस, ऐसा तो नहीं है ना ह्यूमन में कि मई मंथ में ही बच्चा होगा. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. तो मई, जून, किसी भी मंथ में बच्चा करना हो, ये ह्यूमन का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है. ठीक है, और बेसिकली वो किसी भी महीने बेबी उसके प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर है. कंटिन्यूअस ब्रीडर का मतलब होता है कि पूरे सीजन, पूरा जो साल है वो हम लोग बच्चा पैदा करने के काबिल होते हैं. लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होती हैं वो आपको सीजनल ब्रीडर होती हैं. सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है कि उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है तभी वो बच्चा कर सकेंगी, उसके अलावा बाकी सीजन में वो बच्चा नहीं कर पाती हैं. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही लार्ज डिफरेंस है दोनों के बीच में. हमारा टॉपिक ईस्ट्रस साइकिल नहीं है, हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है. मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझाना है. तो ये देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने एक डायग्राम बना रखा है. आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और इसको ही बहुत डिटेल में समझना है. उस दिन मैंने हार्मोनल कंट्रोल समझाया था तो उसमें एक आधा बातें मैंने छोड़ी थी. आपसे कहा था कि जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो आओ इसमें समझा दूंगी आपको मैं वो बात. चले, आओ देखना जरा. सबसे पहले ये बात जानो कि जो मेंस, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है. तुमको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को और सुनने के बाद अपनी कॉपी में पहले इस डायग्राम को बनाना एंड देन जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको, वीडियो को बार 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 पॉज कर करके और वीडियो को सुनते चले जाना. और उसके अकॉर्डिंग अपनी भाषा में, तुम इंग्लिश यूज करते हो अपने नोट्स को समझने के लिए, इंग्लिश यूज करते हो, हिंदी यूज करते हो, जो भी तुमको भाषा पसंद है उस भाषा में वहां पर तुम ये सारे जो मैं यहाँ पर इवेंट्स बताऊंगी उनको तुम एक्सप्लेन करके लिख लेना. इससे तुमको वो चीज जो है ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी दिमाग में. स्टोरी के फॉर्म में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इवेंट जो है वो याद हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा चीज स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे होता है. समझ गए हो बात को? चलो बात शुरू करते हैं. आ जाओ देखना जरा. सबसे पहला चीज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 फेजेस में बटा हुआ होता है. ठीक है, बहुत सारी बुक में 3 लिखा रहता है, बहुत सारी बुक में 4 लिखा रहता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाती हूँ 4 कैसे है. ठीक है, और 3 तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, दिख रहा है सामने से. पहला जो फेज होता है वो मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है, जो कि ये पूरा का पूरा साइकिल स्टार्टिंग में अगर तुमको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि ये 28 डेज का एवरेज इंटरवल हम लोग लेकर के चले थे. और यहाँ पर भी मैं एवरेज इंटरवल 28 डेज ही लेकर के चल रही हूँ. 28 दिन का ये पूरा साइकिल मैं लेकर के चल रही हूँ. मैं समझाऊंगी अगर जिनका 28 दिन से ज्यादा का अगर साइकिल हो जाता है तो उनमें ऐसा कौन सा फेज एक्सटेंड कर जाता है, कौन सा फेज लंबा हो जाता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगी. लेकिन फिलहाल 28 डेज पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन फिर उस पर भी मैं मूव कर जाऊंगी. सही है क्या? चलो आओ देखो. तो 28 डेज का मैंने एक एवरेज इंटरवल लिया है कि एक फीमेल के बॉडी के भीतर एक फीमेल है जिसको मेंसेस आ रहा है और उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का है. मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब पीछे क्लास में भी बताया था, मेंस्ट्रुएशन का मतलब, रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब पीछे भी क्लास में समझाया था. मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब एक बार फिर से बोलती हूँ एक आसान भाषा में, सुनना जरा. एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी ड्यूरेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. समझ गए? जैसे एक फीमेल को अभी मेंसेस आया, ठीक है, और जो अगला मेंसेस आएगा, ठीक है, उसके बीच में जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में जो जो इवेंट्स हुई हैं उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं. और वो इवेंट्स, वो चेंजेस कहां पर हुई हैं? ओवरी में हुई हैं और यूट्रस में हो रखी है. उन्हीं चेंजेस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है. ठीक, चलो
यहाँ पर देखो दो, जो ये तुम देख सकते हो, एक ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है, एक ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है। ये जो ग्राफ है वो पिट्यूटरी का ग्राफ है, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का यहाँ पर ग्राफ दिखाया जा रहा है। जबकि यहाँ जो ग्राफ बनाया जा रहा है वो ओवरी के हार्मोन्स है। ओवरी के भीतर से भी हार्मोन्स निकलती हैं, गोनैड्स जिसको कहते हैं हम लोग, और वहां की जो हार्मोन्स है उनका भी तुमको यहाँ पर ग्राफ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये सब कुछ ओवरी के भीतर हो रहा है, और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो यूट्रस के भीतर हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने ओवेरियन इवेंट्स और इसको मैंने यूटेराइन इवेंट्स कह लिया है। इवेंट्स मतलब जो क्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जो कि 1 से 5 दिन का होता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 दिन तुमको इसमें ले लेना है, ठीक है। तो 1 to 5 डेज मैंने लिख लिया। उसके बाद फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, ये दोनों नाम है। फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हो। यहाँ मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं लिखा है, तुम खुद से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेज लिख लोगे ना, चल जाएगा। चलो, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और इसका जो दिन है, अब ये 5 दिन तक तो यही चला है, छठे दिन से ये शुरू होगा। 6th to 13th डे जो है वो फॉलिकुलर फेज चलता है। 14वां दिन, 28 दिन के साइकिल में जो 14th डे होता है, यहां से 14th डे जो भी काउंट करोगे, उस 14वें दिन को ओवुलेटरी फेज कहा जाता है, ठीक है। ओवुलेटरी डे या ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन डे या ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा एक दिन का एक फेज बन जाता है बस, ठीक है। और आखिरी जो होता है 15वां दिन से लेके 28 दिन तक, 15th to 28th डेज जो होती हैं, वो लुटियल फेज कह लो चाहे सिक्रेटरी फेज कह लो, ये तुम्हारा चलता है 15 to 28 डेज के अंदर। आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया हो कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज में बटा हुआ है। 4 फेज दिखाई देने लगा। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज 1 to 5 डेज, दूसरा है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 6th to 13th डे होता है, तीसरा है ओवुलेटरी फेज जो सिर्फ एक दिन का होता है, 14th डे का होता है, जो 14वें दिन आता है, और चौथा है सिक्रेटरी और लुटियल फेज जो कि 15th डे से स्टार्ट होता है और 28 डे तक चलता है, ठीक है। घबराना नहीं है कि मैम जिसका 20 डेज चल रहा है या जिसका 32 डेज चल रहा है, 35 डेज चल रहा है, उसमें कौन सा पीरियड इसमें से लंबा होगा मैम, वो सब डिस्कशन करेंगे। अभी सुनते चले जाओ। पहले सबसे पहले देखना जरा, एक फीमेल के बॉडी के भीतर पिट्यूटरी हार्मोन पहले आया, ठीक है। तुमको पता है हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, हार्मोनल कंट्रोल भी डिस्कस करती चल रही हूँ, सुनते चलना। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, कौन सा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में 2 हार्मोन निकालेगा, LH और FSH। FSH का फुल फॉर्म बताया था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, क्लियर है। वहीं दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी निकालेगा, ठीक है। चलो अभी देखना जरा, अभी ये हार्मोन्स निकली नहीं है, निकलने की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी निकली विकली नहीं है, अभी चल रहा है बात कि भाई निकालना है इनको हार्मोन्स को। उसी दौरान यहाँ पर बॉडी में देखो, नीचे आ जाओ, ये तो तुम्हारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स की कहानी होगी कि LH और FSH अभी आने शुरू हुए हैं। जो यूट्रस है, यूट्रस के भीतर जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, मतलब जो इंडोमेट्रियम का वॉल है, ठीक है, जो बन करके मोटा सा लेयर तैयार हुआ था, वो देखो टूट करके गिर रहा है, और ये देखो ब्लड जो है निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, तो ब्लीडिंग को दिखाया जा रहा है। और लगभग 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग चलता रहेगा करीब करीब, और किसी किसी का 1 से 3 दिन तक, किसी को 3 दिन तक से ब्लीडिंग होता है, किसी को 4 दिन तक होता है, किसी को 5 दिन तक होता है, चलता है ऐसे, ठीक है। 3 to 5 डेज तक का सबका रहता है अप्रोक्सीमेट। तो ये करीबन 5 दिन तक ये इंडोमेट्रियम लेयर जो है थोड़े बहुत गिर कर उसमें से कट के निकलते चले जाते हैं। एंड फाइनली जब 5th डे कंप्लीट हो जाता है तो आपका ऑलमोस्ट इंडोमेट्रियम लेयर जो है अब शेड ऑफ होना बंद हो जाता है, मतलब कट करके निकलना बंद कर देता है। जितना उसको अपना वॉल बाहर करना था वो बाहर वो कर चुका है, वजाइना के थ्रू ब्लड जो है बाहर आ जाएगा, वजाइनल ओपनिंग था उसके थ्रू ब्लड बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब ये 5th डे तक से यहाँ पर FSH हार्मोन्स का लेवल जो है बॉडी में हाई हो गया है, ये हार्मोन्स निकल करके ठीक ठाक अमाउंट में आ चुकी हैं, और ये FSH जा करके एक्ट करेंगी, ये चली जाएंगी ओवरी के भीतर। पिट्यूटरी से निकली और कहाँ पहुंच गई, ओवरी में, और ओवरी के भीतर प्राइमरी फॉलिकल्स का कलेक्शन रखा हुआ है। याद होगा हर एक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स पड़ा हुआ है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स के भीतर
आपको जा करके क्या करेंगी, ये कम से कम 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर ये क्या करेंगी, उसको स्टिमुलेट करना शुरू करेंगी। मैंने कहा था कि एक कोई प्राइमरी फॉलिकल आगे नहीं बढ़ता, कुछ फॉलिकल्स नंबर में आगे बढ़ती हैं, उसमें से कोई एक वेल डेवलप्ड हो जाता है। तो लगभग 6 से 12 फॉलिकल्स जो हैं वो करीबन करीबन यहाँ से निकल जाती हैं ओवरी से, और निकल करके एफएसएच का एक्शन उस पर होता है और उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, एफएसएच तो करता ही है, थोड़ा बहुत एलएच भी उसके ऊपर एक्शन करता है, और एलएच और एफएसएच मिल करके उनमें डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हो गया टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल्स में, एंड देन फिर टर्शरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की तरफ बढ़ जाएंगे। इधर बॉडी के भीतर अभी ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, कम है। और जैसे ही देखना, जब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स थोड़े बहुत ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन शुरू कर देगा। ध्यान से सुनते चले जाना, थोड़े बहुत ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है ये करना शुरू कर देगा, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन जो है आएगा, और ये ईस्ट्रोजन जो थोड़ा बहुत है ये अब नेगेटिव फीडबैक देना शुरू करेगा, हल्का हल्का। नेगेटिव फीडबैक क्या था, याद करो, मैंने बताया था, ये बेसिकली एफएसएच को रोकना चाहेगा। ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को शट करना चाहता है, उनको बोलना चाहता है कि अब एफएसएच को मत भेजो। स्पेसिफिकली एफएसएच को पहले रोकना चाहता है। ऐसा क्यों? अगर फर्दर एफएसएच आता रहा तो बेसिकली वो और भी प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देगा, और ऑलरेडी 6 से 12 फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो चुकी हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी हैं, तो उसमें से किसी एक को ही आगे बढ़ना है। तो और कोई फॉलिकल्स फर्दर डेवलप ना करे, जो आपका 6 से 12 फॉलिकल्स निकल चुकी हैं, उनमें से ही कोई एक को प्रॉपरली डेवलप किया जाए। इस बात को एश्योर करने के लिए ईस्ट्रोजन अपना मैसेज थोड़ा थोड़ा उठा करके हाइपोथैलेमस में पहुंचाना शुरू कर देता है कि और तुमको एफएसएच नहीं भेजना चाहिए। अब तुमको याद होगा, मैंने समझाया था कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक भी देता है और पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। तो जब ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम रहता है तब वो नेगेटिव फीडबैक देता है। वो उस समय जाकर के एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करता है, रोकता है कि फर्दर एफएसएच बन करके वहां पे ना आए। अब ये देखना जरा, ये सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो गया टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में जैसे ही ये डेवलप हुआ तो यहाँ से एक और केमिकल निकलना शुरू हो गया, यहाँ से भी और इधर से भी निकलेगा, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से भी निकलता है वो केमिकल, ठीक है। उस केमिकल का नाम है इनहिबिन। याद करो जरा, इनहिबिन। ये इनहिबिन सिक्रेट करना शुरू कर देगा, और ये भी ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा, और ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा, ठीक है। ये इनहिबिन जैसे ही सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये इनहिबिन भी उठ करके जा करके और हाइपोथैलेमस को नहीं, सॉरी, इनहिबिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को जा करके क्या करेगा, उसको बेसिकली बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि और फर्दर एफएसएच भेजने की जरूरत अब नहीं है नीचे, क्योंकि ऑलरेडी जितने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट होना था वो निकल चुकी है अपने रास्ते पर, और किसी प्राइमरी फॉलिकल्स को तुम स्टिमुलेट मत करो ताकि इनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, सारा फोकस इन पर रह सके। तो कुल मिला जुला करके यहाँ के जो इनहिबिन केमिकल होता है, जो इनहिबिन आपका यहाँ जो एंजाइम होता है वो जाकर के रोकता है, और इसका जो रिसेप्टर होता है वो हाइपोथैलेमस पर नहीं होता है। ये बात मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही इसका सिर्फ रिसेप्टर होता है। तो ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को ही सिर्फ रोक सकता है, उसको ही बोल सकता है कि फर्दर एफएसएच को मत बनाओ, जबकि ईस्ट्रोजन दोनों को बोल सकता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोल सकता है और हाइपोथैलेमस पे भी उसका रिसेप्टर मौजूद होता है। अब देखना जरा, इधर ये डेवलप करके अब समझ में आया, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन मिल करके दोनों क्या कर रहे हैं, जो ईस्ट्रोजन है वो बिल्कुल इनिशियल जो आपका फॉलिकुलर फेज शुरू होता है, चाहे जो प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है, बिल्कुल इसके इनिशियल में या मिड में करीबन करीबन ये जा करके क्या कर रहा होता है, ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है। ये इनहिबिन जो है ये ऑलमोस्ट लास्ट में निकलता है, क्योंकि ये टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से प्रॉपर इसका सिक्रेशन होता है, और ये वहां जाकर के रोकता है। मतलब ये आप समझ रहे हो ना, फेज बता रही हूं मैं, दोनों का काम क्या है, इनहिबिट ही करना है, एफएसएच को नहीं आने देना चाहता है। लेकिन ये कब करता है, जब ये अपने मिड फॉलिकुलर फेज में होता है, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है तभी ये जाकर के उसको रोकता है कि और एफएसएच बना करके मत दो।
जबकि इनहिबिन जो होता है वो लेट फॉलिकुलर फेज में ये काम करता है। जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है तब प्रॉपर अमाउंट में इनहिबिन वहां पर पहुंचता है और वो जाकर के रोकता है कि और एफएसएच भेजने की जरूरत नहीं है। दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, काम सेम है बट टाइमिंग अलग अलग है। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये दल बदलू है। दल बदलू कैसे है समझो, ये अपना जो फंक्शन है उसको स्विच कर लेगा, मोड़ देगा। अभी तक ये क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि फर्दर एफएसएच नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे ही टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं तो ईस्ट्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ईस्ट्रोजन का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। देख सकते हो टर्शरी फॉलिकल आते आते ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट राइज होने लगा। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन राइज होने लगा, देख पा रहे हो। और ये कॉन्सेंट्रेशन आपके टर्शरी फॉलिकल्स के पास अच्छा खासा पहुंच चुका है। जब ये टर्शरी फॉलिकल्स तक पहुंचता है और ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ईस्ट्रोजन अपना काम बदल देता है, स्विच कर लेता है और ये अब पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक हार्मोन अपने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अपने काम का जो तरीका है उसको बदल दिया। कल तक जिसको वो रोक रहा था अब वो उसी को आने के लिए फोर्स करेगा। और अब ये ईस्ट्रोजन जाकर के बेसिकली प्रमोट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि ज्यादा से ज्यादा वो एलएच का सिक्रीशन करें और साथ में एफएसएच का भी सिक्रीशन करें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर होने के लिए, फटने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इसका रप्चर किया जा रहा है, ये रप्चर हो रखा है, इसके फटने के लिए एलएच हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। एलएच हार्मोन ही इसको रप्चर होने में हेल्प करता है प्रोबेबली। और जिसके लिए वो एलएच हार्मोन का सिक्रेशंस कौन बढ़ाएगा भाई? तो यही ईस्ट्रोजन जो कल तक कम जब कॉन्सेंट्रेशन में था तो रोक रहा था एलएच और एफएसएच को। मेनली एफएसएच को रोकते हैं ये लोग, थोड़े बहुत एलएच को, लेकिन जब लाना होगा तो मेनली एलएच को लाएगा। ये जाकर के ईस्ट्रोजन एलएच का सिक्रीशंस बढ़ा देगा, इंप्रूव करा देगा एंटीरियर पिट्यूटरी से कह करके, हाइपोथैलेमस से कह करके। और ये देखो जो एलएच हार्मोन है, देख सकते हो ये एलएच हार्मोन थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, एंड देन फिर देखो यहाँ पे आकर के एकदम पिक इसने कॉन्सेंट्रेशन अपना कर लिया। इसको एलएच सर्ज कहा जाता है, इस चीज को एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज हो जाता है मतलब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पीछे पीछे एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक ठाक इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। एलएच जितना नहीं होता लेकिन एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। और ये एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज नहीं कहा जाता, ये कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करता, एलएच सर्ज एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी होता है इस पर कि रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कराने में कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑप्शन में एलएच और एफएसएच एक साथ नहीं दिया है तो तुम एलएच ही आंसर करना। एलएच सर्ज के चलते ही रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स हो पाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है, जब एलएच सर्ज होगा, एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स फट जाएंगी और फटने के बाद यहाँ पर इसमें से ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये देखो बाहर आ जाएगा। और मैंने पीछे बताया था कि सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आता है, ओवम बाहर नहीं आता, तो सेकेंडरी ऊसाइट आपका रिलीज हो चुका है। क्लियर है? अब ये एलएच हार्मोन यहाँ पर जो है, ये एलएच हार्मोन इस बचे हुए ग्रेनुलोसा सेल्स का जो रेमिनेंट्स है, अंश है, बचा हुआ जो हिस्सा है, पार्ट, इसको कॉर्पस लुटियम में चेंज कर देगा। और मैंने पीछे वाली क्लास में अगर बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो अब बता देती हूँ। कॉर्पस लुटियम एक येलो बॉडी स्ट्रक्चर है, येलो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का ये बॉडी होता है कॉर्पस लुटियम का। कॉर्पस लुटियम बेसिकली सिक्रीट ये, अब समझो, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फ्यूज कर जाएगा, और अगर सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फ्यूज कर जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फीमेल के बॉडी के भीतर बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा के भीतर रहता है। एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक झोला होता है जिसमें बच्चा रहता है। तो उस प्लेसेंटा और वो प्लेसेंट जो झोला है वो कुछ कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो ये जो आपका प्लेसेंटा है इसको बनने में करीबन 3 महीना लग जाता है। 9 महीना का जो आपका प्रेगनेंसी है उसमें
करीबन करीबन 2.5-3 महीना इसको बनने में ही लग जाता है, प्लेसेंटा को डेवलप होने में लग जाता है। अब जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है तब तक जो जो हार्मोन वो भेजता है बॉडी के भीतर, उन सारे हार्मोन्स को कहां से लाया जाए, तो ये कॉर्पस लुटियम ही वो स्ट्रक्चर होता है जो ये काम करता है। और सबसे मेन हार्मोन जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। और अगर किसी क्लास में बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्यों होता है भाई प्रेगनेंसी हार्मोन, समझना। प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है इसको। प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसके इंडोमेट्रियम वॉल को स्टेबल करने में और इवन उसकी थिकनेस को और ज्यादा बढ़ाने में, उसके भीतर न्यूट्रिशंस को सिक्रीट करने में और स्टोर कराने में इसी प्रोजेस्टेरॉन का हाथ होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं एंडोमेट्रियम वॉल में, ये भी बता चुके हैं, क्योंकि जो आपका इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर है उसको, जो आपका जो जाइगोट है उसको आकर के उसी के भीतर इम्प्लांट होना है। जो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर जाइगोट होता है वो उसी के भीतर रहता है। क्लियर हो गया क्या बोला? जो स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा वो आकर के घूमते घुमाते आकर के उसी इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर बैठ जाएगा। तो उसको खाना पीना चाहिए, वहां पे ब्लड वेसल्स के नंबर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, वहां का ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता रहे प्रॉपर अमाउंट में। तो ब्लड सर्कुलेशंस को अच्छा रखने के लिए ब्लड वेसल्स को लार्ज अमाउंट में डेवलप करता है एंडोमेट्रियम वॉल में। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी, एंडोमेट्रियम वॉल यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, मैं दिखाने चलती हूँ आपको। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम यही होता है कि प्रेगनेंसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो सेटअप चाहिए, वो पूरा सेटअप बनाने का काम करता है। ये हार्मोन अगर ना हो तो एक फीमेल का बच्चा जो है मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्ट कर देगी बच्चे को, बच्चा गिर जाएगा उसका, इस हार्मोन की कमी से। तो डेफिनेटली इस हार्मोन को सिक्रीट करने का काम किसका होता है? कॉर्पस लुटियम का होता है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने में हेल्प करता है जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता है। तो ये कॉर्पस लुटियम बन चुका है। और अब ये कॉर्पस लुटियम देखना, इस कॉर्पस लुटियम जो होता है इसका लाइफ 14 डेज का होता है। 14 दिन का कॉर्पस लुटियम का लाइफ होता है। 14 दिन के बाद ये कॉर्पस लुटियम स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, इसकी कहानी जो है खत्म हो जाती है। जब जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ है, देखो यहां पर कुछ चीजें सुनो अब जरा थोड़ा। आपको मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि पहले आपकी बॉडी में एफएसएच और एलएच ये दोनों आने शुरू किए। ये आकर के इधर जब ये एलएच और एफएसएच आने का अपना काम कर रहे थे, अभी का बिल्कुल बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन था बॉडी में, तब उस समय फीमेल की बॉडी में ब्लीडिंग चल रहा था। उसके इंडोमेट्रियम जो वॉल है, यूट्राइन के जो वॉल हैं, वो टूट टूट करके बाहर ब्लड के फॉर्म में निकल रहे थे वजाइनल ओपनिंग से। जब ये एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन और एलएच का कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक बढ़ गया, लगभग 5 दिन निकल चुका है, तो ये जाकर के हॉर्मोन्स ओवरी के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स पर काम किए और इससे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होने लगा, उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। लगभग 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स को उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया और वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गए, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्रेफियन फॉलिकल बनाने चले गए। ये आपका जो एलएच और एफएसएच है ये बेसिकली सीक्रेट होकर के ये प्राइमरी फॉलिकल्स को उन्होंने स्टिमुलेट कर लिया, उनका डेवलपमेंट शुरू करा दिया। इधर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ना के बराबर है अभी तक, और यहाँ पर इंडोमेट्रियम वॉल जो है वो आपका 5 दिन बीत चुका है, 6ठा दिन शुरू हो चुका है और इंडोमेट्रियम वॉल को जितना टूट के निकलना था वो निकल चुका है और अब उसके अंदर अब सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? इधर सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही डेवलप हुआ, ध्यान से सुनते चले जाओ, सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही डेवलप हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं उन्होंने ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू कर दिया। ये ईस्ट्रोजन जाकर के देखो यहां से कॉन्सेंट्रेशन अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। ईस्ट्रोजन जाकर के इस इंडोमेट्रियम वॉल पर काम करेगा और बहुत अभी लिटिल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये अब इसको बेसिकली क्या करेगा, वापिस से यूटेराइन लेयर को फॉर्म करना शुरू करेगा, इंडोमेट्रियम वॉल को बनाना स्टार्ट करने वाला है। ये ईस्ट्रोजन अभी कॉन्सेंट्रेशन में काफी कम है, तो ये ईस्ट्रोजन जो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन का है, ये इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो ब्रेन की तरफ पहुंचने लगेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, फर्दर एफएसएच के सिक्रेशंस को रोकने के लिए, मतलब एफएसएच को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कि उसका सिक्रेशन अब न किया जाए।
ये सेकेंडरी फॉलिकल खुद भी डेवलप भी कर रहा है, इसी एफएसएच जो बचे हुए यहाँ पर एफएसएच हैं, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन है उसकी मदद से ये सेकेंडरी फॉलिकल्स खुद को ग्रो करके और टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा और भी ज्यादा एस्ट्रोजन बनने लगेंगे, और साथ में एक और केमिकल बनेगा, उसका नाम होता है इनहिबिन, जिसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन आना शुरू हो जाता है। जो यहाँ पर एस्ट्रोजन बन रहे हैं वो जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। पहले थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन था तो थोड़ा रिपेयरिंग हो रहा था, अब और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो और ज्यादा रिपेयरिंग हो रहा है। और ये इनहिबिन जो थोड़े बहुत अभी कॉन्सेंट्रेशन में बने हैं, ये भी जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करने लगेंगे, इनहिबिट करना शुरू करेंगे कि तुम एफएसएच का सिक्रीशंस मत करो और एलएच का भी थोड़ा थोड़ा सिक्रीशंस मत करो। क्लियर हो रहा है ये चीज? अब ये सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके टर्शरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल फर्दर डेवलप करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने के साथ ही और ज्यादा एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये एस्ट्रोजन फिर से यूट्रस में जाएगा और इंडोमेट्रियम लेयर को और तेजी से रिपेयर करना शुरू करेगा, उसके वॉल के थिकनेस को और ज्यादा बढ़ाने लगेगा। साथ में अब एस्ट्रोजन ने अपना जो दल है वो बदल दिया है, अपना जो पड़ला है वो चेंज कर दिया है, अपनी पार्टी बदल दी है इसने। पहले ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा था एलएच और एफएसएच को, अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ये पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू करेगा, और ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा एलएच बना करके एक बार में भेजो। और अब यहाँ पर साथ में इनहिबिन भी आ रहा है, ये इनहिबिन भी थोड़ा बहुत आ रहा है, और इनहिबिन बेसिकली रोकने का काम कर रहा है, एफएसएच को रोकने के लिए बोल रहा है। मेनली एफएसएच को रोकना है, थोड़ा बहुत एलएच को भी रोकना है। यहां पर एस्ट्रोजन एलएच को बुलाना चाहता है, इनहिबिन उसको रोकना चाहता है। ठीक है, ये एलएच को बुलाना चाहता है, ये मेनली एफएसएच को रोकना चाहता है। यहां पर एलएच का देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एस्ट्रोजन के कहने से, और एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन ये रोक भी रहा है इसलिए कुछ कम ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। और देखो इसका पिक जो है, इसका जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा नहीं गया, एलएच का ग्राफ काफी ऊंचा गया हुआ है। और यहाँ पर एलएच का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बहुत तेजी से इंप्रूव होता है, और उस एलएच के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने को हम लोग एलएच सर्ज कहते हैं, और उसकी मदद से, इस एलएच हार्मोन की मदद से ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है फट जाता है, और फटने से सेकेंडरी oocytes बाहर आ जाती हैं। इतना सब कुछ तक होने में 14 दिन हो चुका है। 5 दिन तक ये ब्लीडिंग जब रुका था तो 5 दिन कंप्लीट हुआ था, 6 से 13वें दिन तक में ये सारा काम हुआ है। 14वें दिन आपका जो कॉर्पस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो गया, सेकेंडरी oocytes बाहर आ गई। सेकेंडरी oocyte जो फीमेल बॉडी में बाहर आती हैं, इनको कौन कैच करता है? पीछे क्लास बताया था आपको मैंने कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फिम्बरी जो होता है, इसको कैच कर लेता है, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और ये सेकेंडरी oocyte जाकर के फैलोपियन ट्यूब में बैठ जाएंगे उसके एक हिस्से में, और वेट करेंगी स्पर्म का वेट करती हैं लोग। ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सिर्फ 24 आवर के लिए ही सिर्फ क्या होता है, ये विएबल होता है, मतलब इसका लाइफ होता है 24 घंटा ही ये ठीक रह सकता है। अगर 24 घंटे के भीतर में स्पर्म आके इसको फ्यूज कर देगा तब तो ठीक है, वरना ये बेसिकली खराब हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। जबकि स्पर्म जो होता है उसका फीमेल बॉडी के अंदर जो लाइफ होता है वो करीबन 3 से 5 दिन का होता है। तो अगर एक कपल बेबी करना चाहता है तो उस केस में अगर एक फीमेल के ओवुलेशन डे से 2 दिन पहले भी उन्होंने अगर इंटरकोर्स किया होगा तो चांसेस हैं कि वो बच्चा उनको हो सकता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैंने? अगर 2 दिन पहले एक कपल इंटरकोर्स करेगा तो फीमेल बॉडी में स्पर्म रहेगा प्रेजेंट, और वो स्पर्म ठीक रहता है, विएबल रहता है स्पर्म, उसकी लाइफ रहती है। और जब ये सेकेंडरी oocyte आएगा तो पकड़ के उसको फ्यूज कर देगा बेसिकली, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 दिन पहले भी कपल इंटरकोर्स करे, 3 दिन पहले भी करे, तो भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। आपको इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फीमेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर के लिए, अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझना, पूरे 1 महीने के साइकिल में सिर्फ 24 घंटा ही ऐसा होता है जिसमें फीमेल फर्टाइल होती है, मतलब वो माँ बनने के काबिल बन पाती है। उसके बॉडी में जो गैमीट है वो इस तरह का वहां पे मौजूद है कि अगर स्पर्म वहां पर रहे प्रेजेंट तो उसको फ्यूज करके और वो प्रेग्नेंट हो सकती है।
उस 24 आवर के बाद फिर से अब उसका वो तैयारी पूरा, वो उस एक गैमेट को बनाने की तैयारी 1 महीने की होती है, लेकिन वो गैमेट सिर्फ 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए ही सिर्फ वहां पर मौजूद होता है, जिसमें उसको फ्यूज करके प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? तो फीमेल का फर्टाइल होने का जो दिन है, जो डेज है, वो 1 डे है। अब ये सेकेंडरी oocyte, इसका मैंने सारा कहानी समझा दिया आपको। ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, 14th डे को ये सारा कुछ हुआ है, और ये बचा हुआ हिस्सा जो है, ये बचा हुआ हिस्सा चेंज हो गया एक स्ट्रक्चर में, कॉर्पस लूटियम कहते हैं इसको। और ये कॉर्पस लूटियम जो होता है, ये कॉर्पस लूटियम, ये एक येलो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। साथ में थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। यहां पर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनेस को और ज्यादा मोटा कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग में और तेजी से हाथ लगा रहे हैं। साथ में प्रोजेस्टेरॉन इसके भीतर ग्लूकोज को, ग्लाइकोजेन को एक्चुअली सिक्रेट कर करके रखना शुरू कर देगा। ये देखो, ग्लाइकोजेन को भी इसने क्या करना है, सिक्रीट करके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को भर रहा है ये अल्टीमेटली, ठीक है। ब्लड वेसल्स के नंबर को बढ़ाएगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। साथ में ग्लाइकोजेन को भी यहाँ पर क्या कर देगा, ये स्टोर करा देगा, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे स्टोर करा देगा, ताकि आने वाले बच्चे के लिए खाना यहाँ पर पहले से उपलब्ध हो। क्लियर हो रहा है ये चीज? काम किसका है? ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है। ये काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है। और इधर आपका 14th डे बीत चुका है, तब ये सब कुछ शुरू हुआ है काम, 15th डे शुरू हो गया है। क्लियर हो रहा है? इस कॉर्पस लूटियम का लाइफ बताया मैंने, लाइफ ऑफ कॉर्पस लूटियम, लाइफ ऑफ कॉर्पस लूटियम 14 दिन, 14 डेज होता है, 14 दिन का इसका लाइफ होता है। 14 दिन के बाद ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और अभी देखना जरा, और इधर समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीज चल रहा है। और इधर देखो, एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल भी यहां पर आकर के बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। प्रोजेस्टेरॉन अभी भी शांत था, उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी भी कोई खास नहीं बढ़ा था। और देखो, जब कॉर्पस लूटियम बना तो फाइनली प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और साथ में थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी पीछे पीछे बढ़ जाता है। अब आपका ये 15 डे से लेकर के, और पहले तो 7 दिन तक आराम से खुद को वेट कराएगा। कौन? कॉर्पस लूटियम। 15वां दिन से शुरू करो, 7 दिन जोड़ो उसके बाद, और 7th डे तक वेट करेगा, 1 वीक तक वेट करेगा। जिस दिन सेकेंडरी oocyte निकला है, उस दिन के बाद से 24 घंटा पूरा होने के बाद से 1 सप्ताह तक वेट करता है कॉर्पस लूटियम, क्योंकि 1 सप्ताह में ये सेकेंडरी oocyte फ्यूज करके स्पर्म के साथ जाइगोट बना करके, और इसको आ करके इम्प्लांट हो जाना चाहिए एंडोमेट्रियम में। इसलिए 1 वीक प्रॉपरली वेट करता है। कॉर्पस लूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते रहता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जा करके इंडोमेट्रियम के वॉल को रिपेयर करते रहते हैं, उसके भीतर सिक्रेशंस को करते रहते हैं, और आपके इंडोमेट्रियम वॉल की स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रखते हैं। क्लियर हो रही है सारी चीजें? और आपका जो फेज है वो सिक्रेटरी फेज भी चल रहा है, नाम ही है इसका सिक्रेटरी फेज, ठीक है। पहला फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें मेंसेस आता है। फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट वाला फेज, प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको कहते हैं। ये ओवुलेटरी फेज, जहां पे ओवुलेशन हुआ है। और अब चल रहा है सिक्रेटरी फेज, जहां पे सिक्रीशंस होता है चीजों का, ग्लाइकोजन, न्यूट्रिएंट्स का सिक्रीशंस हो रहा है, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, अधिक से अधिक ब्लड वेसल्स वहां पे डेवलप कर दिए गए हैं एंडोमेट्रियम वॉल में। और जब 1 वीक खत्म हो जाएगा, 1 सप्ताह खत्म हो जाएगा, और तब भी इंडोमेट्रियम वॉल के अंदर आपका जो जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हुआ, तो ये बात कैसे पता चलेगा मैम? क्योंकि ये तो इम्प्लांट यहाँ पे हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है? ओवरी में है, तो इसको कैसे मालूम चलेगा? तो एक हार्मोन निकलता है, जब आ करके जाइगोट यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, तो एक खास तरह का हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन जाकर के इसको बता देता है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। अगर वो हार्मोन नहीं निकल रहा है तो मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अब 1 वीक के बाद और 8 to 9 डेज के बाद, अगर एक रफ लेकर के चले, 7 डेज के अलावा थोड़ा 1-2 दिन बढ़ा लो, 8 to 10 डेज तक में अगर कॉर्पस लूटियम को ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है यूट्रस के वॉल से कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे अब रिग्रेसिंग होना शुरू हो जाता है, उसका बेसिकली डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ लिखा है मैंने कि रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, पहले तो यहाँ पे 1 वीक तक डेवलपमेंट होगा, और फिर यहाँ से जब 1 वीक और 8 to 10 डेज तक जब वेट करने के बाद भी कोई मैसेज नहीं आया कि आपका जो है प्रेगनेंसी मतलब हो चुका है या इम्प्लांटेशन हो चुका है जाइगोट का, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको बेसिकली छोटा होना शुरू हो जाएगा।
खराब होना शुरू हो जाएगा। और इसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ये कॉर्पस लूटियम है और ये कॉर्पस एल्बिकेंस है। कॉर्पस एल्बिकेन, एल्बिकेन है, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं इसको। तो कॉर्पस एल्बिकेन में चेंज होने लगेगा और जब ये पूरा का पूरा 14 डेज कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ 7 डेज 8 डेज तक वेट किया, 8 डेज के बाद भी बचा हुआ है अभी 6 दिन 7 दिन, 6 दिन तक कम से कम, जो 6 दिन तक जब फाइनली जब 6 दिन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा 14 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो है डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इधर इंडोमेट्रियम वॉल भी अब धीरे धीरे इनका भी थिकनेस अब क्या होगा, अब बढ़ेगा नहीं, अब घटना शुरू करना है। तो अभी घटना, अभी तो कटना शुरू नहीं हुआ है अभी तक, उसमें से शेड ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अब फर्दर इसमें और डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनको मालूम चल चुका है कि बेबी का इम्प्लांटेशन तो नहीं हुआ है। 1 वीक तक वेट कर चुके हैं ये लोग भी, और इनको भी समझ में आ गया है कि जो सेकेंडरी oocyte था वहां तक स्पर्म नहीं पहुंच पाया, इसलिए फ्यूजन नहीं हुआ है। अब ये कॉर्पस एल्बिकेंस 28 दिन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लूटियल फेज खत्म हो गया। 28 दिन खत्म होने के बाद आपका ये जो स्ट्रक्चर है कॉर्पस लूटियम, ये तो डिग्रेड हो ही गया। सेकेंडरी oocyte ये भी खराब हो चुकी है पूरी तरह से। इंडोमेट्रियम वॉल अब फर्दर ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस वक्त बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंटेन है। कॉर्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, और कॉर्पस लूटियम खराब होने लगा, डिग्रेड होने लगा, तो प्रोजेस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन भी गिरने लगेगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन गिरेगा, इंडोमेट्रियम वॉल की स्टेबिलिटी अब टिक नहीं पाएगी और उसको टूटना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही इंडोमेट्रियम वॉल को बांध करके रखता है, होल्ड करके रखता है। और फाइनली जो आपका इंडोमेट्रियम का वॉल है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम डाउन चला जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी गिर चुका है। और हाँ, एक और चीज समझो, एक और बात जो छूट रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी मैंने तुमसे कहा था, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, देखो एक एस्ट्रोजन यहाँ पर कम था कॉन्सेंट्रेशन में, तब भी वो नेगेटिव फीडबैक दिया था। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये अपने मोड को स्विच कर लिया और ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन, देखो एस्ट्रोजन जब फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन के साथ आया, तो प्रोजेस्टेरोन स्ट्रांगली इनहिबिट करता है एलएच और एफएसएच को, स्ट्रांगली इनहिबिट करता है, इनको रोकता है कि नहीं तुम नहीं आ सकते एलएच और एफएसएच। क्यों रोकता है? क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन एलएच एफएसएच को नहीं रोकेगा तो एलएच और एफएसएच फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करा देंगी। और तुमको पता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अगर फीमेल की प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई, अगर यहाँ पर कॉर्पस लूटियम स्ट्रक्चर डिग्रेड नहीं होता है, अगर आपका ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है ये सेड ऑफ नहीं होना है इसको, अगर ये सेकेंडरी oocyte जाकर के स्पर्म के साथ फ्यूज कर गया, तो उस केस में अब मेंसेस नहीं आएगा लगभग 9 महीने तक फीमेल को, 9 महीने नहीं उससे ज्यादा, क्योंकि फिर लैक्टेशन पीरियड में भी नहीं आता है, बताऊंगी आगे चल करके मैं। तो यहाँ पर इसके आगे अब मेंसेस नहीं आएगा फीमेल को कुछ समय तक। और जब मेंसेस नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल नहीं आएगा, तो बॉडी का चूंकि पूरा फोकस अब कहां पर है, एक बेबी को जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन कराने में, एक बेबी के डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है। और वो फोकस बिगड़ जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल्स अगर स्टिमुलेट हो गई तो फर्दर एक एग आने लगेगा, तो एक बच्चा ऑलरेडी है, अब दूसरे बच्चे के लिए थोड़ी ना हम लोग वहां पे काम करेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन स्ट्रांगली इनहिबिट करता है, जिस एलएच को लाया गया था क्या बोलते हैं, इस ओवुलेशन को कराने के लिए, इस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कराने के लिए, ये जैसे ही रप्चर कर लेगा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को, और जैसे ही इस स्ट्रक्चर को कॉर्पस लूटियम में चेंज कर देगा एलएच, उसी पॉइंट के बाद प्रोजेस्टेरोन जैसे ही आना शुरू हुआ कॉर्पस लूटियम से, ये उस एलएच को स्ट्रांगली इनहिबिट करेगा कि तुम नहीं आ सकते, और ना ही एफएसएच को आने देगा। और जब प्रोजेस्टेरोन ये काम करेगा तो साथ में एस्ट्रोजन भी वही काम करेगा। ये जो ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हो ये एस्ट्रोजन का है, जो कि कॉर्पस लूटियम में थोड़ा बहुत सीक्रेट करता है, तो ये भी मिल करके प्रोजेस्टेरोन का साथ देगा, और ये दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच और एफएसएच को कि तुम नहीं आ सकते। क्लियर हो गया ये चीज? और यहां पर ये जो अब इसका मतलब इस ड्यूरेशन में क्या है, तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पर बहुत हाई है, एलएच और एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन लो होते चला जा रहा है, और जैसे ही ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, खराब होने लगेगा, इंडोमेट्रियम लेयर अब फर्दर ग्रोथ नहीं करेंगी, सेकेंडरी oocyte भी डिग्रेड कर चुका है, तो बॉडी के भीतर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी नील है, एलएच एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी नील हो गया है, सबका कॉन्सेंट्रेशन गिर चुका है। एलएच एफएसएच को इन लोगों ने रोक दिया, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कॉर्पस लूटियम नहीं रहा, तो इसके वजह से कम हो गया। तो बॉडी में ऑलमोस्ट सारा हार्मोन का जो लेवल है वो डाउन हो रखा है। और अब जैसे ही ये सब कुछ डिग्रेड होगा, फाइनली
फीमेल का 28 दिन कंप्लीट हो चुका है, अगले महीने का पहला दिन आ गया और अब ये सारा ये आपका कॉर्पस एल्बिकेंस, डिग्रेडेड सेकेंडरी oocyte और एंडोमेट्रियम का वॉल, ये सब ब्लड के साथ बाहर आ जाएंगे, मेंसेस हो जाएगा फीमेल को। और अब अगला साइकिल का जो है स्टार्ट शुरू हो गया, अगला साइकिल शुरू हो चुका है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, और साथ में हार्मोनल कंट्रोल भी कि किस तरह से ईस्ट्रोजन किस किस पॉइंट पर नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक 2 पॉइंट पर देता है, कहाँ कहाँ, एक तो फॉलिकुलर फेज के शुरुआत में और एक आपको लुटियल फेज में। वहीं जो ईस्ट्रोजन है वो आपका जब लेट फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, ओवुलेटरी फेज आने वाला होता है, तो वहां पर वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, और इनहिबिन जो होता है वो भी सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देता है, जो कि यहाँ पर मिड फॉलिकुलर फेज और लेट फॉलिकुलर फेज में सिक्रेट होता है। क्लियर हो रहा है? सारे हार्मोन्स का काम यही बताया था पीछे भी मैंने हार्मोनल कंट्रोल में, उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें अभी और भी कुछ चीजें सीखनी बाकी है हम लोग को, ऐसा नहीं है। जिस फीमेल का मेंसेस नहीं आ रहा है, मान लो मेंसेस चल रहा है, जब तक जिस फीमेल का मेंसेस आ रहा है, ठीक है, तो मेंसेस के आने का मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मेंसेस नहीं आ रहा है मतलब फीमेल के प्रेगनेंसी के चांस है, हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर इस तरह का कंडीशन है वहां पे तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो सकती है। हाँ, मेंसेस नहीं आने का और भी वजह हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। इस आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बार दो चार रोज पहले वाला जो क्लास था उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि बॉडी का लगभग सारा काम आपके ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, चाहे वो मेल के भीतर स्पर्म बनाने का काम हो, चाहे फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में दूध बनने का काम हो, मतलब जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसका जो काम हो, चाहे वो उसकी बॉडी में गैमेट बनने का काम हो, चाहे उसके मेंस्ट्रुएशन का काम हो, ये सब का सब काम कहीं ना कहीं ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। हर काम लगभग ब्रेन से जुड़ा, और जुड़ा होना भी चाहिए, ठीक है। आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल कहाँ है? ब्रेन में है, सारा कंट्रोल ही ब्रेन के पास है। तो अगर आपको किसी भी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी भी तरह का कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप मेंटली आप सही नहीं हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं या परेशान हैं, तो आपके बॉडी के हर तरह के ग्रोथ पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर समझना है, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेस या एंजाइटी है तो उस केस में भी हो सकता है कि मेंसेस डिस्टर्ब हो जाता है फीमेल का। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई ये बात। और अगर ये मेंसेस आ रहा है तो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल जो है उसके साथ फीमेल गुजर रही है, मतलब फीमेल का बॉडी जो है करीबन करीबन हेल्दी है, कहा जा सकता है इस बात को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर समझाई है। एक आधा बात है जो मुझे भी लगता है कि आपको अभी शायद डाउट बन सकता है, खैर ये सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी जैसे आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि मैम एक चीज बताइए, यहाँ पर 2-3 बात जो मैं अभी क्लियर करके जाती हूँ, सुनना कि यहाँ पर जो LH है मैम वो इसको चेंज किया, ये जो स्ट्रक्चर है आपका बचा हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स का जो स्ट्रक्चर था उसको कॉर्पस लुटियम में किसने चेंज किया? LH ने चेंज किया था। और फिर ये जब कॉर्पस लुटियम बना तो इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाया, ये प्रोजेस्टेरॉन जाकर के LH को ही इनहिबिट करने लगा, मतलब LH को ही रोकना शुरू कर दिया। तो मैम ये कॉर्पस लुटियम को एक्चुअली मेंटेन तो मैम LH ही करा रहा है और प्रोजेस्टेरॉन उसी को रोक रहा है मैम, तो उस केस में तो मैम कॉर्पस लुटियम तो बचेगा ही नहीं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ बेटा, समझिएगा, ये LH जो है, LH जो यहाँ पर होता है वो कॉर्पस लुटियम को डेफिनेटली मेंटेन कराता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन हो गया, समझना 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल बॉडी में, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो LH के जगह पे एक दूसरे तरह का हार्मोन बनने लगता है, SCG कहते हैं उसको, आगे पढ़ाएंगे इस बात को, हम फिर से बताएंगे सब बात। वो हार्मोन आकर के कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कराएगा, और इस कॉर्पस लुटियम को 3 महीना रहना होगा, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, किसका काम संभाले हुए? प्लेसेंटा का काम संभाले हुए। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम करता है और प्लेसेंटा को बनने में 2.5 महीना 3 महीना लगेगा। तो कॉर्पस लुटियम तब तक अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिगेंस में चेंज नहीं होगा, अब ये 2.5-3 महीना वेट करेगा जब तक प्लेसेंटा बन नहीं जाता है, और यहाँ पर वो क्या करेगा? लगातार प्रोजेस्टेरॉन बना बना करके प्रेगनेंसी को होल्ड करने की कोशिश करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को होल्ड करने की कोशिश करेगा, प्रेगनेंसी को स्टोर मतलब रिस्टोर कराएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस LH हार्मोन को अगर 1 वीक तक, अब सोचो प्रोजेस्टेरॉन लगातार नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो LH के कॉन्सेंट्रेशन को घटने में 1 वीक तो लगेगा,
जब तक एलएच पूरी तरह से खत्म होगा तब तक एक अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो एक नया हार्मोन आ जाएगा उसकी जगह पे और एलएच के काम को संभाल लेगा और एलएच वाला ही रोल प्ले करेगा, मतलब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करा लेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उस केस में एलएच का लेवल तो गिरा दिया प्रोजेस्टेरोन ने और प्रेगनेंसी हुई नहीं तो उधर से वो हार्मोन आया नहीं जो इस कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रख सके, इसीलिए कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। समझ आई तुमको मेरी बात, मैंने क्या बोली? काफी सारे इवेंट्स हैं, तुमको इसको बार बार जैसे मैंने कहा था सुन करके और कॉपी में अपनी भाषा में नोट करना, तुमको स्टोरी के फॉर्म में बात याद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? ओके। एक तो तुमको ये डाउट हो सकता था जो मैंने यहाँ पर तुमको समझाने की कोशिश की है, अगली क्लास में फिर समझाऊंगी यही बात। एक और डाउट हो सकता है जो तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैम अगर किसी का साइकिल 35 डेज का है तो उस केस में यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, क्या फीमेल को 10 दिन तक मेंसेस आते रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक किसी भी फीमेल का चाहे उसको 20 दिन का साइकिल हो उसका, चाहे उसका 32 दिन का साइकिल हो, चाहे 35 दिन का साइकिल हो, मेंसेस सबको 1 to 5 डेज में ही आता है केवल। और कॉर्पस लुटियम का लाइफ देखो, ओवुलेशन एक दिन, सबका ओवुलेटरी फेज एक ही दिन का होता है, सबके बॉडी में सेकेंडरी oocyte सिर्फ 24 आवर ही वेट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के बॉडी में अगर 20 डेज का साइकिल है तो चलो भाई आधा घंटा वेट करके निकल लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो तो 24 आवर ही वेट करना है, उसको 1 डे ही वेट करना है। तो ये दिन भी फिक्स है पहले से, ये वाला भी फिक्स है, ये वाला भी फिक्स है। ये वाला देखो 15वें दिन से 28 दिन तक 14 दिन है बीच में, ये कॉर्पस लुटियम का लाइफ होता है। और मैंने अभी बताया कॉर्पस लुटियम का लाइफ 14 डेज होता है और ये भी एक फिक्स डेटा है बेटा, मतलब ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। तो फिर कौन सा मैम? तो बेटा जी ये फॉलिकुलर फेज, जिसका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 20 या 21 डेज का है, उसका फॉलिकुलर फेज बहुत छोटा होगा। और जिसका 32 डेज का है उसका ये फॉलिकुलर फेज लंबा होगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और ये जो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको इसका दिन भी कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर किसी कपल को, मान लो कि किसी फीमेल को बच्चा करना है, शादीशुदा है और उसको बच्चा करना है, ठीक है, तो वो कैलेंडर पे डेट वेट कैलकुलेट करके रखती हैं कि उनका करीबन करीबन किस दिन ओवुलेटरी फेज आएगा, ओवुलेशन डे होगा, और उसके हिसाब से आपस में वो लोग इंटरकोर्स कर सकते हैं ताकि वो बच्चा कर सके। तो ये जो चीज है उसको कैलकुलेट भी किया जाता है। दूसरी चीज, एक मतलब ये मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि सब समझ में आनी चाहिए, सब चीजें होती हैं। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, ये साइकिल किसी का भी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इस, मान लो कि ये मंथ जो भी है, जैसे कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो मान लो जुलाई का, मान लो कि जुलाई में किसी को आज कौन सा 19 जुलाई है या 20 जुलाई है, 19 जुलाई को मान लो कि किसी को मेंसेस आया, ठीक है, तो अभी उसको अगले महीने 19 अगस्त को ही मेंसेस आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत कम ही फीमेल होती हैं जिनका फिक्स डेट होता है और उस पर ही वो आता है, मतलब एग्जैक्ट 28 डेज पर ही आता है, ऐसा बहुत कम फीमेल का होता है। जो फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है कि भाई उनमें जैसे किसी का 2 दिन पहले आ गया, किसी का 2 दिन बाद आएगा, वो चलते रहता है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है, ये 28 डेज का एवरेज है, इसमें आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ा रही होंगी तो मैं वहां पे बताऊंगी कैसे जोड़ते हैं इसको और किस तरह से फीमेल जो है जोड़ करके एंड देन फिर उसके आगे पीछे अपना एक डेट मेंटेन करके रखती है कि इस दिन में उनको इंटरकोर्स करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक को। लेकिन आई थिंक आपको एक ओवरऑल रफ आइडिया मिल गया होगा कि मेंसेस का जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है 1 मंथ का, ये किसी का भी एकदम फिक्स नहीं होता है कि इस डेट को आया तो अगले महीने इसी डेट को आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में ये जो है आपका ओवुलेशन डे, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, लोग घर पे भी अपना आमतौर पे कैलकुलेट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हो गई। तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे कॉपी में, पहले तो डायग्राम बना लेंगे, फिर उसको जैसे मैंने कहा है उसको नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में, और फिर इसको आप उठा करके एक बार रीड करिएगा और एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।